तो मूवी की शुरुआत में हमें एक गांव को दिखाया जाता है जहां के लोग इलेक्शन के दौरान भी वोट देने को नहीं राजी थे। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आकर उन सभी से पूछता है कि आखिर वो लोग वोट देने क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि वोट देना उनका अधिकार है। बट वो लोग बताते हैं कि एक्चुअली वहां पर गुंडे हैं, और अगर ये लोग वहां पर वोट देने के लिए जाएंगे तो ये गुंडे उन्हें बहुत ज्यादा पीटेंगे और बाद में भी उन्हें बहुत ज्यादा तंग करेंगे। अब ये सब सुनने के बाद वो पुलिस वाला उन्हें एक हिम्मत वाली कहानी सुनाने लगता है ताकि लोगों के अंदर भी हिम्मत आ जाए, और ये कहानी है थलापति की। जिसके बाद हम सेंट्रल जेल को देखते हैं जहां पर कुछ लोगों को रिमांड के लिए लाया गया होता है। अब कांस्टेबल जेलर को कॉल करके पूछता है कि क्या वो नए आए हुए लोगों का एडमिशन कर दे। अब जेलर उसे कहता है कि वो अपने काम में बिजी है, इसलिए वो बाकी प्रोसेस स्टार्ट कर दे। तभी जेलर को कुछ याद आता है और वो वापस कांस्टेबल को कॉल करके पूछता है कि जिन नए लोगों को वो ब्लॉक में भेज रहा है वहां पर कोई वीआईपी है क्या। तो कांस्टेबल बताता है कि यहाँ पर किशोर नाम का बिजनेसमैन है। एक्चुअली किशोर पिछली वाली जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसे फंड दिया करता था। जिसके बाद जब पार्टी बदल गई तो किशोर को जेल में डाल दिया गया, और किशोर उसी ब्लॉक में था जहां पर कांस्टेबल ने बाकी कैदियों को लाया था। अब ये सुनने के बाद जेलर काफी डर जाता है और वह तुरंत वहां पर आने लगता है। बट कांस्टेबल उसे कहता है कि वह चिंता ना करें, क्योंकि ये जो नए कैदी है वो थालापती के ब्लॉक में गए हैं, इसलिए जेलर को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली जो कैदी थे वो कैदी नहीं थे बल्कि गुंडे थे जो कि किशोर को मारने के लिए वहां पर आए थे, और वो किशोर को मारने ही वाले थे कि तभी वहां पर थालापती आ जाता है और उन गुंडों को बुरी तरह से मार देता है, क्योंकि थालापती किसी के साथ भी गलत होने नहीं देता था। जिसके बाद वहां पर किशोर आता है और वह थालापती को थैंक्स बोलता है। साथ ही वह थालापती से कहता है कि जब भी उसे जरूरत होगी तो वो किशोर को जरूर याद करे। अब वहां पर कांस्टेबल भी आ जाता है और ये सब देखकर वो काफी हैरान था। वो थालापती की फाइल चेक करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि एक्चुअली थालापती के खिलाफ उसकी मां ने गवाही दी थी। अब उसने ऐसा क्यों किया था इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। अब यहां पर थालापती को पता चलता है कि उसकी मां आखिरी सांसें ले रही है और मरने से पहले वो एक बार अपने बेटे को देखना चाहती है। बट थालापती को जेल से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। यह जानते हुए भी जेलर उसे परमिशन दे देता है। जिसके बाद थालापती अपनी मां से मिलता है। अब जैसे ही उसकी मां उसे देखती है उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद थालापती जेलर को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसकी वजह से ही आखिरी बार थालापती अपनी मां से मिल पाया था। जिसके बाद हम विजय को देखते हैं जो कि जेलर की बेटी है और उसकी और थालापती की काफी अच्छी दोस्ती थी। अब एक दिन थालापती देखता है कि विजय के पास एक फोटो थी जिसमें उसने आर्मी का यूनिफॉर्म पहना था। अब यह देखकर थालापती जेलर से पूछता है कि आखिर यह फोटो किसकी है। तो जेलर बताता है कि एक्चुअली ये विजय की मां है। विजय की मां आर्मी में थी और चाहती थी कि वहां पर वह काफी अच्छे पोस्ट तक जाए। बट विजय के होने के बाद उन्होंने अपने सपने को साइड में रख दिया और कुछ टाइम बाद एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। विजय की मां का सपना था कि उनकी बेटी एक आर्मी ऑफिसर बने, बट अब वो सपना पूरा नहीं हो सकता। अब ये सुनने के बाद थलापति उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता। जो सुनने के बाद जेलर एक ट्रे को नीचे फेंक देता है, जो सुनकर विजय काफी डर जाती है और भागते हुए वहां पर आती है। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। ये देखकर थालापति भी काफी हैरान था। यहां पर जेलर बताता है कि विजय ने अपनी मां की मौत को देखा था और उसके बाद से वो पैनिक करने लगी। मतलब छोटी सी बात से वह डर जाती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, और इसी वजह से वो मिलिट्री में नहीं जा सकती। जो सुनकर थालापति को विजय के लिए काफी बुरा लगता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और थालापति देखता है कि जेलर काफी टाइम से पुलिस स्टेशन में नहीं आया, और इस बात से वो काफी हैरान था। बाद में उसे पता चलता है कि जेलर ने थालापति को बिना परमिशन उसकी मां से मिलने भेजा था, और इसी वजह से जेलर को सस्पेंड किया गया था। लेकिन जेलर ने सस्पेंड होने से पहले 15 अगस्त में जो भी कैदी रिहा होने वाले थे उनमें थालापति का नाम डाल दिया था, जिसकी वजह से 15 अगस्त के दिन थालापति भी जेल से रिहा हो जाता है और वह सबसे पहले जेलर से मिलने जाता है। जहां पर जब विजय उसे देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। इसी पे सीन कट होता है अफ्रीका के एक जेल में, जहां पर एक नए कैदी जॉन हिंगलर को लाया गया था और सभी कैदी उसे जैसे मारना चाहते थे। बट जॉन को किसी बात का डर नहीं था। तभी वहां पर जॉन की फौज पूरी तरह से पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर देती है, क्योंकि वह सभी लोग जॉन को छुड़वाने के लिए वहां पर आए थे। अब उनके पास काफी हथियार थे और वह सीधा जेल में घुस जाते हैं और सभी को खत्म करने लगते हैं। ये देखकर पुलिस वाले बाकी कैदियों से कहते हैं कि जो भी जॉन को मारेगा उसे वो तुरंत रिहा कर देंगे। अब यह सुनने के बाद सारे कैदी जॉन को मारने के लिए आने लगते हैं, बट जॉन अकेला ही उन सबको मार देता है।
जिसके बाद जॉन वहां से जाने लगता है कि तभी जॉन के बॉस का उसे कॉल आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली जॉन का प्लान था कि इस देश के प्रेसिडेंट को मारकर देश की सत्ता को पूरी तरह से पलट देना था और इसी के लिए वो यहाँ पर आया था। उसका बॉस उसे कहता है कि उन्हें अपने काम को जल्दी पूरा करना होगा और जॉन भी इसके लिए हाँ कहता है। जिसके बाद हम इंडिया में जेलर को देखते हैं जिसे किसी काम से बाहर जाना था। अब थलापति को विजय वहीं पर रुकने के लिए कहती है क्योंकि जेलर के बाद वो घर में अकेली रह जाती। अब थलापति भी इसके लिए मान जाता है, बट जेलर जाने से पहले थलापति से कहता है कि वो विजय की मां का कमरा है और वह गलती से भी उसे ओपन ना करें, क्योंकि अगर विजय ने अपनी मां की कुछ चीजें देख ली तो वो फिर से पैनिक करने लगेगी। यह बोलकर जेलर वहां से चला जाता है, बट रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जैसे ही ये बात थलापति को पता चलती है वो तुरंत उससे मिलने जाता है, जहां पर जेलर थलापति से कहता है कि वह उसकी बेटी का ध्यान रखे और उसे आर्मी में जरूर भेजे। यह बोलने के बाद जेलर की मौत हो जाती है। अब यह देखकर थलापति को काफी बुरा लगता है। तो वहीं विजी भी अपने पापा की मौत से बहुत सुधार होती है। अब थलापति डिसाइड करता है कि विजी का ख्याल रखने के लिए वो पूरी जिंदगी विजय के साथ ही रहेगा। जिसके बाद ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और विजी बड़ी हो जाती है और वह थलापति को अंकल कह के बुलाती थी। अब विजी के कॉलेज में कार्तिक नाम का लड़का था जिससे वो प्यार करती थी और आज विजी अपना एग्जाम बंद करके मूवी देखने के लिए जा रही थी। बट जब वो मूवी देखने के लिए जा रही थी तो एक पुलिस वाला जिसका नाम सुरेश है उसकी गंदी नजर विजी पर पड़ती है और वह जानबूझकर विजी की गाड़ी से टकराता है और विजी को ब्लेम करने लगता है। वो विजी से कहता है कि उसे उसके साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, जिसके बाद विजी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाने लगती है। अब ये सब कुछ जब विजय की दोस्त देखती है तो वो अपनी मौसी काइल को ये सब कुछ बताती है। अब काइल एक जर्नलिस्ट है और वो तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि सुरेश वहां पर विजय के साथ नहीं पहुंचा। ये सुनते ही काइल समझ जाती है कि सुरेश के इरादे ठीक नहीं हैं और वो तुरंत थलापति को ये बात बता देती है। अब थलापति को जैसे ही पता चलता है वो सुरेश को कॉल करता है और सुरेश से कहता है कि जिस लड़की को वो अपने साथ लेकर गया है वो उसकी बेटी है और उसके साथ कुछ भी गलत करने से पहले वो उसके बारे में अच्छे से जान ले। अब ये सुनने के बाद सुरेश जब थलापति के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि थलापति वो है जिसने कुछ साल पहले ऐसा कोहराम मचाया था कि आज भी उस घटना के बारे में सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। अब सुरेश वापस से थलापति को कॉल करके उससे माफी मांगने लगता है, जिसके बाद थलापति सुरेश से कहता है कि विजी जिस मूवी को देखने जा रही थी उसे उस मूवी को दिखाने ले जाए, जिसके बाद सही सलामत घर लेकर आए। जिसके बाद सुरेश ऐसा ही करता है और वो विजी को घर वापस लेकर आता है, जहां पर थलापति सुरेश से कहता है कि यह उसकी पहली गलती थी इसलिए वह उसे माफ कर रहा है। अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो सुरेश के साथ वो क्या कर सकता है ये वो अच्छे से जानता है। ये सुनने के बाद सुरेश भी वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीन कट होता है एक शिप की तरफ जो कि पाकिस्तान से कुछ हथियार वगैरह तमिलनाडु लेकर आ रहा था। नेवी तुरंत उस शिप को घेर लेती है, लेकिन उस शिप में जॉन और उसके लोग थे और उनके पास काफी ताकतवर हथियार थे, जिसकी वजह से वो नेवी वालों पर हमला करने लगते हैं और एक एक करके सभी को मार करके आराम से इंडिया में चले आते हैं। अब हर तरफ ये खबर हो गई थी और किसी को पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये हमला किसने किया था। मौजूदा सीएम भी इसकी छानबीन करने के लिए कह देता है। बाकी इसी दौरान हम अपोजिशन लीडर राजा स्वामी को देखते हैं जो कि जॉन से मिलने आता है और उससे पूछता है कि उसका अगला कदम क्या है। तो जॉन कहता है कि वो इंडिया को बर्बाद करना चाहता है क्योंकि यहाँ के लोग डेमोक्रेसी डिर्व नहीं करते, वह तो डिक्टेटरशिप डिर्व करते हैं। जिसके बाद हम थलापति को देखते हैं जो कि विजी को आर्मी में भेजना चाहता था, बट विजी आर्मी का फॉर्म साइन करने के लिए भी तैयार नहीं थी। अब यह देखकर थलापति काफी परेशान हो जाता है। जिसके बाद हम कायल को देखते हैं जो कि थलापति को पसंद करने लगी थी। अब थलापति देखता है कि विजी कायल की बहुत बात मानती है, इसलिए वह कायल से रिक्वेस्ट करता है कि वो विजी को आर्मी का फॉर्म भरने के लिए कन्विंस कर दे। जिसके बाद कायल आकर विजी से बात करती है और उसे कहती है कि वो फॉर्म भर दे, जिसके बाद जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है उससे वो बाहर निकल जाए। इससे उसके अंकल को भी राहत मिलेगी और विजय का काम भी हो जाएगा। अब यह बात सुनकर विजी भी आर्मी का फॉर्म भर देती है, जिसकी वजह से थलापति बहुत ज्यादा खुश था। अब एक दिन अचानक विजय एक लाल टेडी बियर को देखकर बुरी तरह से डर जाती है और पैनिक करने लगती है। यह देखकर थलापति समझ नहीं पा रहा था कि आखिर विजय ने ऐसा क्यों किया। वो उस रेड टेडी बियर को देखकर इतना क्यों डर गई थी। इसी बीच जिन नेवी वालों को जॉन ने मारा था उनकी बॉडी किनारे पर आने लगती है। अब एनआई इस चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। एनआई को वहां पर मरे हुए ऑफिसर के हाथ में एक चीज मिलती है जिसे गौर से देखने पर उन्हें पता चलता है कि ये कुछ अलग है।
अब वो उसे करीम को देती है, जो कि एक साइंटिस्ट है, और वह जब इसे देखता है तो वह समझ जाता है कि ये एक हथियार है और नेवी वालों को आरसी वेपन के जरिए हराया गया था। ये एक तरह की आरसी वॉर थी, यानी कि रिमोट कंट्रोल वॉर। करीम को पता चलता है कि अफ्रीका में भी सरकार को गिराने के लिए इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, और ये सब कुछ जॉन ने किया था। जॉन को यह हथियार चाइना से मिल रहे थे। अब करीम को जॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई थी, तो वह जॉन को भी पता चल जाता है कि करीम के पास सारी इंफॉर्मेशन है। करीम ने इस सबको एक फाइल में रखा था और इस फाइल को वो सीएम तक पहुंचाना चाहता था। बट जॉन के लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं और एक एक करके सभी को खत्म करने लगते हैं। बट करीम के पास काफी अच्छे हथियार थे, जिसकी वजह से वह अपाहिज होने के बाद भी वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वह अपाहिज होने के कारण सीएम तक पहुंच नहीं पा रहा था। इसलिए तब वो विजी को देखता है और विजी से कहता है कि वो उसकी फाइल को सीएम तक पहुंचा दे। अब विजी करीम पर दया खाकर उसकी फाइल सीएम तक पहुंचा देती है, और जैसे कि करीम ने कहा था वैसे ही वो सीएम से कहती है कि ये फाइल में वो सबूत है जो आपकी पार्टी को डूबने से बचा सकती है। अब इस बारे में जॉन को पता चल जाता है कि विजय नाम की लड़की ने ही सीएम तक यह फाइल पहुंचाई है। अब वो समझ जाता है कि करीम कहाँ है, ये विजय को अच्छे से पता होगा, और इसी वजह से वो अपने लोगों से कहता है कि वो जाकर विजय को उठा ले, क्योंकि जॉन कुछ भी करके करीम को खत्म करना चाहता था। बट जब जॉन के गुंडे विजय को उठाने के लिए उसके घर पहुंचते हैं तो वो वहां पर थालापति को देखते हैं और उसे देखकर काफी डर जाते हैं और वापस जॉन के पास चले जाते हैं। अब जॉन ये देखकर काफी हैरान था, तो वो गुंडे बताते हैं कि उन्होंने वहां पर थालापति को देखा। वो बताते हैं कि थालापति बहुत ज्यादा खतरनाक है। कुछ सालों पहले उनका थालापति के साथ सामना हुआ था। एक्चुअली इन गुंडों का जो बॉस है वो वहां के गांव वालों की सारी जमीन हड़पना चाहता था, और इसी वजह से वो गांव वालों को वहां से निकाल रहा था कि तभी वहां पर थालापति आया और उसने उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया। बहुत सारे लोगों को इतने बुरी तरह से मारा था जो देखकर सबकी रूह कांप गई थी, और तब से सब लोग थालापति से बहुत ज्यादा डरते हैं। वो कहता है कि वो लोग विजी पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते, उन्हें इसके लिए कोई प्लान बनाना होगा। तो वही थालापति को जानना था कि आखिर विजी उस टैडी बेयर को देखकर क्यों डर गई थी, और उसी वजह से वो विजी की मां का जो रूम था उसे ओपन करता है तो देखता है कि वहां की अलमारी में भी वही टैडी बियर था, और उसके अंदर जब वो देखता है तो उसमें एक गन थी। यह देखकर वह समझ जाता है कि इस टेडी के जरिए ही गन्स की स्मगलिंग हो रही थी। अब इसके बारे में विजी की मां को पता चल गया था और वह उसे एक्सपोज करना चाहती थी। बट जब यह बात जॉन को पता चली तो जॉन ने ही विजी की मां को मार दिया था। तब भी अपनी अलमारी में छुपी थी और वह छुपकर ये सब कुछ देख रही थी, और इसी वजह से उसे ट्रॉमा लग गया था और इसी वजह से वो पैनिक हुआ करती थी। अब थालापति इसके बारे में कायल से बात करता है तो कायल उसे बताती है कि ये इस तरह की स्मगलिंग बस तमिलनाडु में नहीं बल्कि बहुत सारे स्टेट्स में की जा रही थी। 15 साल पहले इन खिलौनों की दुकान के जो मालिक थे वो गैंगस्टर थे, बट अब वो कोई पॉलिटिशियन है तो कोई बिजनेसमैन। अब ये सुनकर थालापति भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब कुछ कर कौन रहा है। जिसके बाद हम विजी को देखते हैं, जिसे उसका एक दोस्त कहता है कि कार्तिक उसे बुला रहा है। ये बोलकर वो विजी को अपने साथ लेकर जाता है। एक्चुअली ये सब कुछ जॉन के लोगों ने किया था। वो लोग विजी को पकड़ लेते हैं और विजी को मारकर पूछने लगते हैं कि कदीम कहां पर है। बट विजी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग उसे मार क्यों रहे हैं। तभी विजी के गायब होने के बारे में थालापति को पता चल जाता है और वो उसका मोबाइल ट्रेस करके उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहां पर आता है और विजी की ये हालत देखता है, वो सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। अब जब जॉन को इसके बारे में पता चलता है तो वो थालापति को देखना चाहता था, और वो जब थालापति को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद वो तुरंत रामास्वामी को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसने कहा था ना कि वो थालापति को मार दे। बट रामास्वामी कहता है कि उसने 23 बार थालापति को मारने के लिए लोगों को भेजा था, बट थालापति ने उन सभी को मार दिया। अब जॉन के लोग थालापति को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद जॉन थालापति से वीडियो कॉल पर बात करता है और थालापति से कहता है कि शायद थालापति भूल गया होगा। बट थालापति ने जॉन को गोली मारी थी, लेकिन वो उससे कहता है कि अब वो कोई कमजोर डिप्टी कमिश्नर नहीं है, बल्कि अब वो सरकारों को बदलने वाला जॉन है। जिस पर थालापति उसे कहता है कि जिस दिन जॉन उसके सामने आएगा वो उसे खत्म कर देगा। जिसके बाद कहानी पास में जाती है और हमें पता चलता है कि थालापति और जॉन की दुश्मनी आखिर शुरू कहां से हुई थी। एक्चुअली काफी टाइम पहले तमिलनाडु के एक छोटे से शहर का लोकल मिनिस्टर था राजास्वामी, जिसके इशारे के बिना वहां पर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। वो इस शहर के सभी गैर कानूनी काम करता था, लेकिन पुलिस की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके खिलाफ कुछ कर सके।
राजा स्वामी की जहरीली शराब पीने की वजह से कई सारे लोगों की मौत हो गई थी। जब लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो राजा स्वामी ने अपने लोगों के साथ मिलकर पुलिस वालों पर और उन लोगों पर अटैक किया, जिसके बाद पुलिस वालों से कहा कि वह फायरिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की मौत हो गई थी। अब एक औरत के पति की मौत भी वो जहरीली शराब पीकर हुई थी, जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट के लिए बैठ जाती है, जिसकी वजह से प्रशासन पर काफी दबाव पड़ रहा था। जिसके बाद कमिश्नर अमरीश और कलेक्टर शीला को वहां पर भेजा जाता है ताकि वह सिचुएशन को कंट्रोल में रख सके। अब अमरीश जब राजा स्वामी के बारे में पता चलता है कि सब कुछ वही कर रहा है तो वो अपनी पूरी पुलिस के साथ राजा स्वामी के घर जाता है ताकि वो उसे अरेस्ट कर सके। बट राजा स्वामी के लोग पुलिस वालों को घेर लेते हैं, साथ ही वह शीला को भी किडनैप करते हैं। अब अमरीश को मजबूर किया जाता है कि वह अपने कपड़े निकालकर इसी तरह से बाहर जाए। अब अमरीश इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वह अपने आप को एक रूम में बंद कर देता है। जिसके बाद राजा स्वामी का बेटा उस प्रोटेस्ट पर बैठी हुई औरत की बेटी को किडनैप कर लेता है ताकि वो औरत डर जाए और अपने प्रोटेस्ट बंद कर दे। बट वो औरत फिर भी नहीं डरती और अपने प्रोटेस्ट जारी रखती है। अब सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से सीएम आईपीएस थलापति को वहां पर भेज देता है, क्योंकि थलापति ने अपने गांव वालों के लिए क्या किया था इस बात को वो अच्छे से जानता था। अब रामास्वामी के लोग उस औरत को मारने के लिए आते हैं कि तभी वहां पर थलापति आ जाता है और उन लोगों को बुरी तरह से मार देता है। जिसके बाद वह रामास्वामी को कॉल करके कहता है कि वह चुपचाप इस औरत की बेटी को उनके पास भेज दे। जो सुनने के बाद रामास्वामी उस औरत की बेटी को भेज तो देता है, पर उसे मारकर जो देखकर थलापति काफी गुस्सा हो जाता है। तभी राजा स्वामी उसे कॉल करके अपने घर पर बुलाता है, जहां राजा स्वामी उस औरत को थप्पड़ मारता है और उसकी लड़की की मौत का मजाक उड़ाने लगता है। ये सब सुनकर राजा स्वामी का बेटा बहुत ज्यादा हंस रहा था, जो देखकर थलापति को काफी गुस्सा आता है और वह अचानक से सबके सामने राजा स्वामी के बेटे को मार देता है। तो वह हम देखते हैं कि राजा स्वामी के लोग पुलिस वालों पर अटैक करने वाले थे, बट यहां पर थलापति ने पुलिस वालों के पास बॉम्ब दिया था, जो देखकर राजा स्वामी के लोग ऐसा नहीं कर पाते और वह चुपचाप वहीं पर खड़े रहते हैं। जिसके बाद थलापति राजा स्वामी को हंटर से मारते हुए पुलिस स्टेशन लेकर आता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। तो वही अमरीश अपनी बेइज्जती को भूल नहीं पा रहा था। वो सोचने लगता है कि जिन क्रिमिनल्स को पकड़कर ये लोग जेल में डालते हैं, बाद में ये लोग बाहर आकर पॉलिटिक्स में जाते हैं और फिर इलेक्शन भी जीत जाते हैं। इंडिया की पेपरली इन लोगों को वोट देती है, जिसके बाद ये लोग ही पुलिस वालों पर राज करते हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वह एक नई पार्टी बनाएगा और लोगों को धर्म और जाति के नाम पर लड़वाएगा, और इसके लिए वो राजा स्वामी के साथ हाथ मिला लेता है। वो राजा स्वामी से कहता है कि वो लोग नई पार्टी बनाएंगे जिसका सीएम राजा स्वामी बनेगा और ये डेप्यूटी सीएम बन जाएगा। जिसके बाद वो लोगों को इसी तरह से परेशान करते रहेंगे और काफी सारा पैसा कमाएंगे। अब राजा स्वामी भी इसके लिए मान जाता है। साथ ही अमरीश उसे कहता है कि वह जानता है कि राजा स्वामी थलापति से बदला लेना चाहता है, बट थलापति अभी लोगों का भगवान बन चुका है, इसलिए वो लोग अभी उसे कुछ भी नहीं करेंगे। जब टाइम आएगा तो वो लोग उसे खत्म कर देंगे। अब राजा स्वामी भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम अमरीश को देखते हैं, जो कि आरडीएक्स के जरिए मंदिर और मसूदों पर हमला कर रहा था, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से लड़ने लगे थे, क्योंकि इसको लगता कि उन्होंने उनके ऊपर हमला किया है, तो उनको लगता कि इन्होंने इनके मंदिरों पर हमला किया है, जिसकी वजह से लोगों में झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अब एक आदमी को जिसका नाम अलाइस था, उसे पता चल जाता है कि यह सब कुछ अमरीश ने किया है, इसलिए वह थलापति को जाकर सब कुछ बता देता है। अब थलापति ये सुनकर अमरीश के पास जाता है और कहता है कि वह जानता है कि अमरीश लोगों पर गुस्सा होगा, बट उसे लोगों को समझाना चाहिए ना कि यह सब कुछ करना चाहिए। बट अमरीश कहता है कि इंडिया के लोग डेमोक्रेसी डिर ही नहीं करते, उनके ऊपर तो डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, तभी उन्हें एहसास हो जाएगा कि डेमोक्रेसी की कीमत क्या होती है। इसलिए अब यह बोलकर वह थलापति पर ही गोली चलाने लगता है, बट गोली अलेस को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब यह देखने के बाद थलापति गन छीन लेता है और वह अमरीश पर गोली चलाता है। अभी सबको थलापति की मां ने देख लिया था और वह कोर्ट में यही गवाही देती है कि थलापति ने अमरीश को शूट किया है, जिसकी वजह से थलापति को जेल हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर थलापति को पता करना था कि आखिर जॉन का प्लान क्या है। साथ ही वह यह भी जानता था कि जॉन बार बार थलापति और उसकी बेटी पर हमला करेगा, और इसी वजह से थलापति विजय को एक मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करवाता है। हालांकि वहां का ऑफिसर पहले विजय को ट्रेनिंग देने से मना कर रहा था, क्योंकि उसका कहना था कि औरतें ऐसी ट्रेनिंग नहीं कर सकती। बट यहां पर थलापति उसे कहता है कि जब औरतें बच्चे को जन्म देती है तो सबसे ज्यादा दर्द वही सहती है। अब यह सुनने के बाद वह ऑफिसर विजय को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है।
तो वह हम कायल को देखते हैं जो कि रिसर्च कर रही थी कि आखिर वो खिलौने यानी कि वो टेडी बियर कहाँ का गए हैं। तो वही जॉन को थालापति और विजी नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से वो राजा स्वामी से कहता है कि वह थालापति के गांव चला जाए, क्योंकि उसे लगता है कि थालापति वहां पर होगा। बट जब राजा स्वामी वहां पर पहुंचता है तो थालापति के गांव वाले राजा स्वामी को ही पकड़ लेते हैं। जिसके बाद थालापति राजा स्वामी से पूछता है कि आखिर जॉन का प्लान क्या है। वो उसे काफी डराता है, जिसके बाद राजा स्वामी उसे सब कुछ सच बता देता है। वो बताता है कि जब थालापति ने अमरीश के खिलाफ जो भी सबूत थे वो पुलिस वालों को दे दिए थे, तो अमरीश समझ गया था कि अब वो यहाँ पर नहीं रुक सकता, और इसी वजह से उसने अपनी मौत का नाटक किया और यहाँ से अफ्रीका निकल गया, जिसमें राजा स्वामी ने उसकी मदद की थी। तब अफ्रीका के कुछ देशों में सिविल वॉर छिड़ी हुई थी और अमरीश ने इसी बात का फायदा उठाया। उसने उन कंपनी से हाथ मिला लिया जो कि उस देश में कब्जा करना चाहती थी। बट एक देश का प्रेसिडेंट उन कंपनीज को अपने कंट्री में अलाउ नहीं करता, जो जानने के बाद अमरीश उस प्रेसिडेंट को ही मरवा देता है। वो वहां के लोगों को भड़काता है और वह एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। जिसके बाद जॉन ने उस प्रेसिडेंट को खत्म कर दिया था और वहीं से उसका नाम जॉन पड़ गया था, और अब उसका अगला टारगेट था इंडिया। अब जॉन 15 सालों से उन गन्स को स्मगल किए जा रहा था, क्योंकि जब वक्त आए तो इंडियंस के पास गन हो और वो एक दूसरे को ही खत्म कर सके। अब जैसा उसने सोचा था, वो वहां पर चर्च में, मस्जिद में और मंदिरों में हमला करने लगता है, जो देखकर सभी लोग एक दूसरे पर भड़कने लगते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि दूसरे कास्ट के लोगों ने उनके रिलीजियस प्लेस पर हमला किया था, और इसी वजह से लोग आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। अब यह देखकर जॉन काफी खुश होता है। साथ ही वह सीएम को भी पकड़ लेता है और सीएम के सेक्रेटरी शीला से कहता है कि वह सारे पुलिस वालों को कह दे कि सारे पुलिस स्टेशन बंद किए जाए, नहीं तो वह सीएम को मार देगा। जिसके बाद शीला ऐसा ही करती है। अब जॉन अपने हथियार निकालता है जो कि ड्रोन्स थे, और वह ड्रोन्स को बेचता है ताकि वह लोगों पर अटैक कर सके, और इस सब में इंस्पेक्टर सुरेश भी उसका साथ दे रहा था। अब थालापति जब सुरेश को देखता है तो वो उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर जॉन का प्लान क्या है। तो यहाँ पर सुरेश उसे बताता है कि एक्चुअली जॉन ने करीम नाम के बंदे को किडनैप किया है और उसे सुरेश की जगह पर ही रखा गया था। अब यह सुनने के बाद थालापति सुरेश को मार देता है, जिसके बाद वो करीम के पास चला जाता है, जहां पर वो करीम से पूछता है कि क्या करीम ने ही विजय को वो फाइल दी थी। अब यहां पर करीम थालापति को बताता है कि उन्हें जल्दी से जॉन को रोकना होगा, नहीं तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। जिसके बाद थालापति करीम को आजाद करवाता है और करीम उसे एक पता देता है जहां पर करीम ने अपने सारे हथियार रखे थे। वह थालापति से कहता है कि यह हथियार काफी एडवांस है और जॉन के हथियारों का मुकाबला कर सकते हैं। अब यह सुनने के बाद थालापति तुरंत उस जगह पर जाता है और वहां से सारे हथियार और वो ट्रक लेकर वहां से जॉन के पास आने लगता है। अब वो अपने साथ विजय को भी रख लेता है, क्योंकि वह चाहता था कि विजय के अंदर जो डर है वो खत्म हो जाए, और थालापति जॉन के पास आने लगता है तो वह जॉन के ड्रोन उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। बट तब तक करीम के लोगों ने जॉन के ड्रोन की जो सेटिंग थी वह बदल दी थी, जिसकी वजह से वो ड्रोन एक दूसरे पर ही हमला करने लगते हैं। अब थालापति भी वहां पर आ जाता है और वह सीएम से पूछता है कि विजय ने जब सीएम को फाइल दी थी तो सीएम ने ये सारी बात जॉन को क्यों बता दी। तो सीएम बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने तो ये फाइल अपनी सेक्रेटरी को दी थी और कहा था कि वो उसके ऊपर गौर करें। अब यहां पर यह सुनने के बाद जॉन हंसने लगता है और कहता है कि एक्चुअली शीला उसकी गर्लफ्रेंड है। एक्चुअली शीला और जॉन ने एक साथ पुलिस फौज ज्वाइन किया था ताकि वह देश को बदल सके और कुछ अच्छा कर सके। बट जल्दी उन्हें पता चल गया कि इंडियंस का कुछ भी नहीं होगा, और इसी वजह से शीला भी अब अमरीश के साथ मिल गई, यानी कि जॉन के साथ, और उसी ने उसकी मदद की थी। अब यह सब सुनने के बाद थालापति जॉन को पीटने लगता है तो वह हम शीला को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर लेकर जॉन को बचाने के लिए आ रही थी। अब यहां पर थालापति और जॉन के बीच फाइट होने लगती है। तभी विजय को भी याद आता है कि उसकी मां को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जॉन ही है, और वह भी उसके साथ फाइट करने लगती है। यहां पर वो लोग जॉन को बुरी तरह से पीटने लगते हैं, जिसके बाद रॉकेट लॉन्चर से उस शीला के हेलीकॉप्टर को भी उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से शीला की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद जॉन को भी मारकर सब कुछ खत्म कर दिया जाता है और कहानी मूवी के स्टार्ट में जाती है, जहां पर वह पुलिस वाला गांव वालों को थालापति की कहानी सुना रहा था। वो गांव वालों को बताता है कि जिस थालापति ने डेमोक्रेसी के लिए इतना सब कुछ किया, अगर अब गांव वाले इन गुंडों से डरकर ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे तो इनके साथ आगे बहुत ज्यादा बुरा होगा। अब ये सब सुनने के बाद गांव वालों के अंदर भी हिम्मत आती है और वो लोग उन गुंडों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद अपने हिसाब से वोट करते हैं, और इस तरह से डेमोक्रेसी की जीत हो जाती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी चना नायगन मूवी की स्टोरी।
अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।